हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया। माय नेम इज़ अंकुर शर्मा। आज हम बिजनेस लॉज में से एक और टॉपिक पिक करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लास्ट टाइम भी हमने इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज किए थे, अभी भी इसी से रिलेट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि हर कोई हर किसी तरह का बिजनेस, चाहे वो ट्रेडिंग बिजनेस है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, एवरीबडी हैज़ टू डू सम कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना, विद द अदर पार्टी। तो इसलिए इसी से रिलेटेड हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, और इसमें बहुत सारी जो है टॉपिक्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए आज हम इसको और कवर करते हैं, कुछ और एमसीक्यूज इससे रिलेटेड हम करते हैं। ठीक है, हमारा कोर्स आप ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। इंटरनल ये हमारा आपका रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर का जो भी कोर्स है, इसको आप चाहें तो यू कैन बाय ऑल्सो दिस कोर्स, है ना। उसके और प्लस आप व्हाट्सएप ग्रुप तो ज्वाइन कर ही सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करेंगे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, डिटेल्स उसकी, तो वहाँ से ले सकते हैं। तो आपकी प्रिपरेशन जो है वेल ऑन ट्रैक रहेगी। अब पहला क्वेश्चन आज का, अ कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय द मिस रिप्रेजेंटेशन इज voidable at the option of aggrieved party. It means that such a party. अब ये क्या है, पहले आपको ये समझना है, ये लाइन क्या कह रही है। ये लाइन कह रही है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट क्या किया, मिस रिप्रेजेंटेशन किया, कॉन्ट्रैक्ट करते हुए मिस रिप्रेजेंटेशन दिया, कोई फैक्ट छुपाया, गलत तरीके से बताया, जो चीज़ एक्चुअल में होनी चाहिए वो ना बता के उसको विंडो ड्रेसिंग कर दी, ऐसा कुछ कर दिया, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल हो जाता है एग्रीव्ड पार्टी के लिए। तो आपसे पूछा गया इसका मतलब क्या है इस लाइन का, तो इट मीन्स दैट सच पार्टी मस्ट rescind द कॉन्ट्रैक्ट must cancel the old and make fresh one on new terms, must enforce the contract and claim the damages, may put an end to the contract if he so chooses। अब इसमें से कौन सी ऑप्शन सही है? इस वर्ड का मतलब भी क्या होता है कि कैंसिल कर देना, तो कहते हैं कैंसिल कर दे कॉन्ट्रैक्ट को, बात खत्म करे, या कैंसिल कर दे पुराना नया बना दे, या कहता है एनफोर्स कर दे कॉन्ट्रैक्ट का और डैमेज क्लेम कर ले, या कहता है मे पुट टू एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट इफ ही चूजेस। तो अब इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर वो चाहे, अब जैसे मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है तो जिसको नुकसान हुआ है, जिस पार्टी को, अगर वो चाहे, उसकी ऑप्शन पे है सब कुछ, तो यहां पे ये डी ऑप्शन बनता है, मे पुट टू एंड द कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट एंड कर दे, वरना चाहे तो उसको चलने दे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर दे, वो उसकी मर्जी है। ठीक है, तो इसमें लिखा है मे पुट टू एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट इफ ही चूजेस सो, है ना, अगर वो ऐसा चाहे तो ये आपको ध्यान रखना है। ये पहला आपका आंसर, पहला क्वेश्चन था, तो इसमें ये समझना है कि उसकी ऑप्शन पे है, वो चाहे तो उसको जो है कंटिन्यू कर ले, चाहे तो उसको खत्म कर दे। इट्स अप टू द पार्टी। एन एग्रीमेंट मेड बाय द पर्सन ऑफ द अनसाउंड माइंड इज void. However, if he can enter into a valid contract if he is of sound mind at the time of agreement, this is provided in, कौन से सेक्शन में इसकी प्रोविजन? अब आपको समझना है, देखो वैसे तो अनसाउंड माइंड का बंदा लुनेटिक हो, है ना, जो सही तरीके से डिसीजन ले नहीं सकता, तो ऐसा बंदा हो, उसके साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाए तो वॉइड है ना, वो उसको मान्यता नहीं देता लॉ। लेकिन कहता है अगर ऐसा भी तो हो सकता है ना, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो तब तो वो ठीक था, लेकिन उसके जब एग्रीमेंट हुआ हो तब तो वो ठीक था, लेकिन बाद में वो उसका जो माइंड है वो अनसाउंड हो गया हो। तो अगर ऐसा है तो जिस टाइम अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर वो साउंड माइंड का है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाता है। तो ऐसा किस सेक्शन में बोला हुआ है वो आपको बताना, सेक्शन 13, 14 या इनमें से कोई भी नहीं, या 12। ठीक है, तो क्वेश्चन समझना जरूरी है कि अनसाउंड माइंड का बंदे से कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट किया तब अगर वो साउंड माइंड का था, तब वो सही डिसीजन ले सकता था, तब वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड नहीं होता, वैलिड हो जाता है, और ऐसा सेक्शन 12 में मेंशन्ड है। नेक्स्ट आपका देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेंट अ टेलीग्राम टू बी राइटिंग
विल यू सेल मी योर बम्बर हॉल, ठीक है, उससे पूछा उसने कि आप मेरे को ये बम्बर हॉल बेचोगे, और टेलीग्राफ लोएस्ट कैश प्राइस, कि इसके बेचने का जो लोएस्ट प्राइस है वो भी आप मुझे मैसेज कर दो, टेलीग्राम कर दो। बी ने टेलीग्राम किया, लोएस्ट कैश प्राइस फॉर बम्बर हॉल फॉर ₹50 लाख आस्क्ड बाय यूज, प्लीज सेंड योर टाइटल डीड्स। अब बी ने रिप्लाई कर दिया, लोएस्ट प्राइस दे दिया और बोला कि आप मुझे बता दो, अपनी बाकी की डिटेल्स दे दो। अब इस केस में, इन दिस केस, no valid contract arises and B is not bound to sell Bumber Hall to for ₹50 lakh because B's telegram stating lowest cash price is not a, देखो ये आपको बताया हुआ है क्वेश्चन में कि ये जो कन्वर्सेशन है ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाती है। ये जो भी कन्वर्सेशन है इसको ध्यान से पढ़ेंगे आप। उसने पूछा है ना, कैश प्राइस पूछा, उसने बता दिया, तो कहता है कि बी जो है वो बाउंड टू सेल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो गया। आपसे पूछा है क्यों नहीं हो गया, ये पूछा है, ठीक है। कैश प्राइस इज नॉट कम्युनिकेटेड टू ए, जो बी का टेलीग्राम है जिसमें लोएस्ट कैश प्राइस है वो कम्युनिकेट नहीं हुआ, या नॉट मेड टू ऑब्टेन्स एज एसेंट एन ऑफर बट सिंपली एंड नॉट एन ऑफर but simply an answer to the question, acceptable being in telegram form। तो इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है ये आपको समझना है। क्या रीजन है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। फर्स्ट रीजन नहीं है क्योंकि ए को कम्युनिकेट तो किया है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इट इज नॉट एन ऑफर, ठीक है जी। अभी आपका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, एन एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन इज वॉइड, वैलिड, वॉइडेबल या इलीगल, ठीक है। वैलिड का मतलब होता है कि जो लॉ की नज़रों में इन्फोर्सेबल है और वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। वॉइड का मतलब होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, शुरू से ही नहीं है। वॉइडेबल कहते हैं शुरू में तो कॉन्ट्रैक्ट था लेकिन किसी रीज़न की वजह से जो है वो अब कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा, तो उसको ऐसे को बोलते हैं वॉइडेबल। इलीगल तो मतलब जैसे आप ये लोग इलीगल एक्टिविटी के लिए कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, सुपारी दे दी किसी को, है ना, कोई आपने चोरी चकारी का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया किसी को, तो वो तो इलीगल। तो आपको ये बताना है ना, एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, तो इनमें से कौन सा है वो ये बताना है। जिसका मीनिंग ही अनसर्टेन है वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड, ठीक है। वो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो हो जाएगा वॉइड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस द क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन अराइजेस। क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन जो है वो इनमें से किस जो है आपका ऑप्शन है उसमें अराइज करेगी। लाइबिलिटी ऑफ अ फाइंडर ऑफ अ गुड्स, compensation for non-gracious act, recovery of payment made by interested person, या all of the above। quasi contractual obligation का मतलब होता है वैसे तो कोई कॉन्ट्रैक्ट था नहीं बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस जो है ऑब्लिगेशंस बन गई कुछ करने के लिए। तो लाइबिलिटी ऑफ अ फाइंडर ऑफ अ गुड्स, कंपनसेशन फॉर नॉन ग्रेशियस एक्ट, रिकवरी ऑफ पेमेंट मेड बाय इंटरेस्टेड पर्सन, ये तीनों ही केसेस में क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस बन जाती हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आपका आंसर रहेगा, ठीक है जी। तो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। देखो लॉ में क्या है कि चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ती है, क्योंकि जो चीज़ जैसे मेंशन्ड है आपको उसके अकॉर्डिंग ही आंसर देना होता है, ठीक है। इसमें हम अपनी अजम्पशंस नहीं बना सकते हैं, अजम्पशंस में नहीं चलता, जो लिखा है उसी के हिसाब से चलना है, ठीक है जी। अब अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट विद इन फिक्स्ड टाइम कैन बी एनफोर्स्ड व्हेन दैट इवेंट, है ना। अब ये लैंग्वेज समझना, करेक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट
होता है ये, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको भी कंटिंजेंट बोलते हैं, मतलब फ्यूचर में कोई चीज़ होगी या नहीं होगी उसके ऊपर डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट। तो कहता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है तो डिपेंड अपॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, अनसर्टेन पता नहीं होगा या नहीं होगा ऐसा इवेंट, विद इन अ फिक्स्ड टाइम, कैन बी एनफोर्स्ड व्हेन दैट इवेंट डज नॉट हैपन विद इन द फिक्स्ड टाइम, becomes impossible before the expiry of the fixed time, happens within the fixed time, happens after the expiry of the fixed time। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जिसकी वजह से आप ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकते हो? तो इसका रीज़न है, इसका जो आंसर है वो क्या होगा कि व्हेन द इवेंट, जो ये अनसर्टेन इवेंट है, अगर ये फिक्स्ड टाइम में हो जाए, हैपन्स विद इन द फिक्स्ड टाइम, तब हम उसको एनफोर्स जो है वो कर सकते हैं इस कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है आपने कॉन्ट्रैक्ट जो है जो परफॉर्मेंस करना था या आपने उसको मना कर दिया या आप उसको परफॉर्म कर नहीं पाए, कुछ भी फेल कर गए, जानबूझ मना कर दिया या फेल कर गए, कुछ ऐसा कैसे, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो वो क्या हो सकता है? एक्चुअल ब्रीच ओनली होता है, एंटिसिपेटरी ब्रीच ओनली होगा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? एक्चुअल माना जाएगा, एंटिसिपेटरी माना जाएगा, ए और बी में से कोई भी, या इन दोनों में से कुछ भी नहीं, है ना, इन दोनों में से कोई भी, इनमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है आपको ये बताना है, ठीक है, ए बी सी डी, इनमें से कौन सी ऑप्शन है? अब आपको समझना है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एक्चुअल ब्रीच भी हो सकता है और एंटिसिपेटरी ब्रीच भी हो सकता है। तो इसलिए इसका आंसर आपका बनेगा सी, ईदर ए और बी। फिर नेक्स्ट, द रिफ्यूजल बाय द प्रोमिसी to accept a valid tender of performance amounts to, a refusal by the promisee to accept a valid tender of performance amounts to। अब ये क्या है? रिफ्यूजल बाय द प्रोमिसी, मना कर दिया उसने, किस चीज के लिए? वैलिड टेंडर के लिए। जो चीज वैलिड थी, होनी चाहिए थी, उसके परफॉर्मेंस के लिए, उसके लिए उसने क्या कर दिया? रिफ्यूज कर दिया। तो इससे क्या होगा ये बताना है। फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगी, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हो गया, डिसओबीडियंस ऑफ टेंडर हो गया, अटेम्प्टेड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इनमें से क्या हो गया? रिफ्यूजल बाय द प्रोमिसी टू एक्सेप्ट वैलिड टेंडर परफॉर्मेंस अमाउंट्स टू, मतलब जो चीज उसे करनी चाहिए थी, उसको जो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उसे करनी चाहिए थी, उसको करने से उसने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, तो इट विल बी ट्रीटेड एज अटेम्प्टेड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो क्या हो जाएगी? अटेम्प्टेड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है जी। अब 8 क्वेश्चंस हमने आज किए, पहले भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए, तो आई होप आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो है प्रिपरेशन हो गई होगी। अपनी प्रिपरेशन आप इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर बेस कर सकते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से जब भी आएंगे। और अगर आप चाहते हैं कोई और टॉपिक तो वो मेंशन कर सकते हैं, तो आई विल ब्रिंग क्वेश्चंस फ्रॉम दैट ऑल्सो, ठीक है। पहले ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। फ्रॉम द एनफोर्समेंट ऑफ अ प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट विदाउट कंसिडरेशन, फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ अ प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट विदाउट कंसिडरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट रिक्वायर्ड। कहता है एनफोर्स करना है एक प्रॉमिस को कि एक कोई डेट है, डेट मतलब उधार, डेट देना है विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है। उसको एनफोर्स करने के लिए इनमें से कौन सी चीज जो है वो नहीं चाहिए होती कि इट मस्ट बी, कंडीशंस इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना, इट मस्ट बी, ध्यान से पढ़ना है, नॉट रिक्वायर्ड लिखा है, रिक्वायर्ड नहीं लिखा। इट मस्ट बी इन राइटिंग, कह रहा है ये जो प्रॉमिस था ये राइटिंग में होना चाहिए। इट मस्ट बी डेफिनेट एंड एक्सप्रेस, मतलब एग्जैक्टली डिफाइंड होना चाहिए। और प्रॉपर एक्सप्रेशन होना चाहिए, मतलब कि प्रॉपरली हमें पता लगना चाहिए कि जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि उसका मीनिंग सर्टेन ना हो।
मीनिंग सर्टन नहीं होगा, फिर वो प्रॉमिस वैसे ही वो वैलिड नहीं होगा। इट मस्ट बी साइंड बाय द प्रोमिसर, इट मस्ट बी रजिस्टर्ड इन द कोर्ट। इन चारों में से कौन सी ऑप्शन है जो नहीं चाहिए चारों में से? ठीक है, तो आपको समझना है, देखो राइटिंग में तो होना चाहिए, ये वाली भी ठीक है, कोर्ट में रजिस्टर्ड होना ये जरूरी नहीं है, ये वाली भी ठीक है। तो नॉट लिखा था तो आंसर बन गया डी। अगर लिखा होता नॉट की जगह पूछा होता रिक्वायर्ड तो ये तीनों ही हमें कंसिडर करने पड़ते, लेकिन अभी यहां तो पूछा है नॉट, तो आपका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का डी। ठीक है जी, तो ये आपका अगला क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन और सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। कह रहा है इनमें से कौन सा केस है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मतलब खत्म हो जाना, टर्मिनेट हो जाना कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन और सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को करना ही इम्पॉसिबल हो गया। इनमें से कौन सा रीजन हो सकता है? आउटब्रेक ऑफ अ वॉर, चेंज ऑफ लॉ और गवर्नमेंट पॉलिसी, लॉ चेंज हो गया या गवर्नमेंट पॉलिसी ही चेंज हो गई, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। आपको समझना है इनमें से कौन से केसेस में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा, ग्राउंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन और सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबल। या तो उसको कर ही नहीं सकते, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी, ग्राउंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन हो गई, या आप उसको कर ही नहीं सकते। तो आपको ये समझना है वॉर हो गई तब भी जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि वॉर के टाइम में जो है नॉर्मली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वॉर की वजह से जो है वो बंद हो जाती हैं, आप वो काम नहीं कर सकते। इन दैट केस कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। और अगर लॉ ही चेंज हो गया तो भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, और डिस्चार्ज का मतलब होता है टर्मिनेट हो जाना, या गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो तब भी ऐसा ही होगा। तो आपका आंसर इसमें रहेगा बोथ ऑफ दीज। ठीक है, तो इन दोनों ही केसेस में जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ये आपको समझना है। ठीक है जी, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस हमने करने से। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक कंसिडर करेंगे, कोई और क्वेश्चंस लेके आऊँगा किसी और एक्ट से, बिजनेस लॉज में से। ठीक है, तब तक के लिए यू कीप ज्वाइनिंग अस, और व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने आपको बोला, पहले भी बताया, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।